हेलो फ्रेंड, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा, मैं सॉइल मैकेनिक्स को डील कर रहा हूं, जो कि चैप्टर वाइज डील कर रहा हूं, जिसमें पहला लेक्चर मैंने ले लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या ओरिजिन ऑफ सॉइल या वाटर सॉइल रिलेशनशिप। आज मैं दूसरा चैप्टर लेने वाला हूं, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का होने वाला है, जिसमें 2004 से लेके 2024 तक के सभी क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, डील करने वाला हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो पहला इंट्रोडक्शन का चैप्टर था पढ़ चुका है, ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड सॉइल वाटर रिलेशनशिप, जो 2 घंटे की वीडियो होने वाली है, जिसमें 139 क्वेश्चन कराए गए हैं, जिसमें ऑल न्यूमेरिकल को भी इंक्लूड किया गया है, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं गया। ठीक है, 2004 से लेकर 2024 तक 139 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे, सभी को करा दिया गया है। जाके चेकआउट कर सकते हैं, इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। अब मैं पहले वहाँ पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। कहीं ना कहीं सॉइल को क्या कर रहा है, क्लासिफाइड करने की बात कर रहा है। ठीक है, पहले नंबर हमको ये पता होना चाहिए कि सॉइल जो है टोटल 18 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, एक और चीज़ हमको ध्यान रखना होगा, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात करेंगे, जहाँ पे फार्मूला हो जाएगा D60/D10। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो D30 का स्क्वायर D10 इंटू D60 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे, अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 6 है या 1 से 3 के बीच में है, तो उसको बेल ग्रेडेड सैंड बोलेंगे। अगर यही हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 4 है और 1 से 3 के बीच में है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तो उसको मैं बेल ग्रेडेड ग्रेवल बोलूँगा। अगर हम क्लासीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेंगे, सैंड को रहेगा तो सैंड को हम ES से डिनोट करने वाले हैं। यहीं पर सिल्ट रहेगा तो सिल्ट को हम AM से डिनोट करने वाले हैं। क्ले रहेगा तो क्ले को हम C से डिनोट करने वाले हैं, और ग्रेवल रहेगा तो हम उसको G से डिनोट करने वाले हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर हमारे पास लिक्विड लिमिट की वैल्यू आप एक चीज़ समझ के चलिए, अगर लेस देन 35 है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, लो क्ले बोलूँगा। अगर यही 35 से लेकर 50 तक की वैल्यू है लिक्विड लिमिट की, तो उसको मैं इंटरमीडिएट क्ले बोलूँगा। अगर यही ग्रेटर देन 50 है WL की वैल्यू, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, हाई क्ले बोलूँगा। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तब इन सब चीज़ों का इम्पोर्टेंट आने वाला है। तो ये था बेसिक चीज़ इस चैप्टर का। इस चैप्टर का मैंने मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे बता दिया। अब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को खतरनाक तरीके से लेके मैं चलूँगा। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं प्लास्टिक इंडेक्स की बात कर रहा था, तो WL-WP लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक लिमिट अगर जब माइनस कर रहा था, और इन दोनों की वैल्यू अगर मैं निगेटिव में आती थी, तो उसको मैं निगेटिव नहीं मार्क करके क्या मार्क करता था, जीरो मार्क करता था। क्योंकि प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती और निगेटिव नहीं हो सकती, और जीरो जब होता था तो उसको मैं नॉन प्लास्टिक बोलता था, जिसका एग्जाम्पल क्या था, सैंड था। ठीक है, अगर यही मेरी वैल्यू 10 से 15 हो जाती थी, तब मैं उसको क्या बोलता था, सिल्ट बोलता था। अगर यही वैल्यू मेरी 15 से लेके 100 हो जाती थी, तो उसको मैं क्ले बोलता था। ये सब पिछले लेक्चर में बताया था, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन तरीके से उसको देखे भी होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तोड़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए निगेटिव वैल्यू ऑफ द ग्रुप इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज रिपोर्टेड। जैसे ही निगेटिव वैल्यू की बात करेगा तो उसको मैं निगेटिव में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, जीरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, जो कि मेरा फार्मूला था प्लास्टिक इंडेक्स बराबर WL-WP। WL क्या है, लिक्विड लिमिट है, WP क्या है, प्लास्टिक लिमिट है, और दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो निगेटिव में आ रहा है तो उसको मैं निगेटिव नहीं मार्क करके क्या करूंगा, जीरो वैल्यू मार्क करूंगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिसिटी चार्ज गिव द रिलेशन बिटवीन। जो प्लास्टिसिटी चार्ट होता है वो किस किस चीज़ में रिलेशन देता है, तो भैया वो प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक इंडेक्स IP और लिक्विड लिमिट WL, इन दोनों के बीच में क्या देता है, एक रिलेशनशिप देता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी चार्ट आएगा तो बताता हूँ।
अभी जो मैं वहाँ पे बता रहा था कि 35% से लिक्विड लिमिट कम है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, लो क्ले बोलूँगा। और 35 से 50 है तो उनको इंटरमीडिएट क्ले बोलूँगा। और 50 से ज़्यादा है WL की वैल्यू तो उसको हाई क्ले बोलूँगा, ठीक है। इसी तरह सिल्ट की भी बात हो जाएगी, जहाँ 35 से कम हुआ वहाँ पे लो हो जाएगा, वो तो लो क्ले हो जाएगा, लो सिल्ट हो जाएगा, लो ग्रेवल हो जाएगा और लो सैंड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 35 से 50 के बीच में है तो लो इंटरमीडिएट क्ले हो जाएगा, इंटरमीडिएट सैंड हो जाएगा, इंटरमीडिएट ग्रेवल हो जाएगा, इंटरमीडिएट सिल्ट हो जाएगा। और ग्रेटर देन 50 हो जाएगा तब क्या करेंगे, मैं हाई क्ले हो जाएगा, हाई सिल्ट हो जाएगा, हाई ग्रेवल हो जाएगा, हाई सैंड हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यही सब चीज़ यहाँ पे बकवासबाजी दी हुई है जो मैं आपको बता दिया हूँ ताकि बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएँ। अब एक और चीज़ समझिए, जो मैं प्लास्टिसिटी चार्ज की बात कर रहा था तो अभी क्या बोल रहा था, जो प्लास्टिक इंडेक्स है और लिक्विड लिमिट है, इन दोनों के बीच में क्या देता है, रिलेशन देता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे देखने वाली बात है, जो 4 और 7 है। जो 4 और 7 है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा, लो क्ले, लो सिल्ट, एम को हम सिल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 4 से 7% की वैल्यू देखो यहाँ पे दिखा रहा है, लो क्ले Cl दिखा रहा है एंड Ml दिखा रहा है। इस वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो IP होता है, ए लाइन की इक्वेशन बोलते हैं, तो ये क्या होता है, 0.73 WL -20 होता है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ए लाइन इक्वेशन पर बेस होगा कि लिक्विड लिमिट दे देगा तो पूछेगा प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखो क्या बोला, एन इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज द रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। जो रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल अगर हाई कंप्रेसिबिलिटी है तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे आई का मतलब इंटरमीडिएट हो गया, ये चीज़ गलत हो गया। एम का मतलब सिल्ट हो गया, ये चीज़ भी गलत हो गया। और हमको क्या बोल रहा है, क्ले की बात कर रहा है और यहाँ जो एम है उस सिल्ट को डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास ले देके एक ही ऑप्शन बचा जो कि हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले को दिखाता है, जिसको मैं उल्टा रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे आप सोचेंगे HC लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ पे CH लिखेगा, क्योंकि इसका जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो पहले बोलते हैं उसको बाद में लिखते हैं, जो बाद में बोलते हैं उसको पहले लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ एकदम बेसिक सी चीज़ों आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या ये सही चीज़ होती है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे Ml लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्लास्टिक सिल्ट हो गया, ठीक है। Cl लिखा है तो लो प्लास्टिक इनऑर्गेनिक क्ले हो गया। OL लिखा है तो लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ए भी देख सकते हैं, Mi मतलब क्या हो गया, इंटरमीडिएट, Ci मतलब क्या हो गया, इंटरमीडिएट, Y मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक क्ले हो गया इंटरमीडिएट का। ये सब चीज़ें मैं लेक्चर में ही ओवरऑल बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं बताया था। ABC यहाँ पे दिया हुआ, सैंड को S से, ग्रेवल को G से, सिल्ट को M से, क्ले को C से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ वेल ग्रेडेड सॉइल। जो वेल ग्रेडेड सॉइल होता है और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा वेल ग्रेडेड सॉइल हो जाएगा। और Cu की जो वैल्यू होती है वो D60/D10 होती है। D60 का मतलब होता है कि पार्टिकल 60% पार्टिकल फाइनर देन दिस साइज, मतलब इसका जो साइज है इससे 60% जो पार्टिकल है क्या है, इससे फाइनर है, मतलब छोटे कण के हैं। यहाँ पे और 2-3 कंडीशन देखेंगे। Cu का फॉर्मूला देख लिया और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर वेल ग्रेडेड सैंड की बात करेगा तो Cu की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6 से ज़्यादा होना चाहिए और Cc की वैल्यू होनी चाहिए 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए। और वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात करेगा तो Cu की वैल्यू 4 से ज़्यादा होना चाहिए और Cc की वैल्यू 1 से 3 की कंडीशन में होना चाहिए। यानी कि अगर सैंड और ग्रेवल दोनों की बात करता है तो Cc की वैल्यू 1 से 3 होनी चाहिए और सैंड के केस में Cu की वैल्यू 6 से ज़्यादा होना चाहिए और ग्रेवल के केस में Cu की वैल्यू 4 से ज़्यादा होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ द सॉइल। तो ये क्या होता है भैया, जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमको दिख जाएगा। और Cu का जो तुमको फार्मूला दिखेगा D60/D10 दिख जाएगा, ठीक है। और D10 को मैं क्या बोलता हूँ, इफेक्टिव साइज बोलता हूँ। ये भी क्वेश्चन इस पे आगे आने वाला है। देखो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था, जो देखो पार्टिकल साइज सच दैट 60% ऑफ द सॉइल फाइनर देन दिस साइज। जो साइज दिया है उससे क्या है, 60% के जो पार्टिकल है उससे कम है। और यही देखो
क्या बोला है, पार्टिकल साइज 10% ऑफ द सॉइल फाइनर देन साइज, जो पार्टिकुलर साइज दिया है उससे क्या है 10% वाला जो फाइनर है उससे फाइन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो यही चीज़ों में बताया हूँ, सी यू की वैल्यू है ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 के बराबर होती है हमेशा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऑफ द वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी रेंज। जब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात करेगा तो ये वैल्यू हमेशा 1 से 3 के बीच में जाएगी, या तो ग्रेडेड वेल ग्रेडेड सॉइल की बात करें या सैंड की बात करें, ये क्या हो जाएगा वैल्यू 1 से 3 के बीच में जाएगी, और 1 से 3 के बीच में यहाँ पे कोनो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा, ठीक है ना। और सीसी की तुमको फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो सीसी होता है वो D30 का स्क्वायर और D60 इंटू D10 के बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे, जो सीसी है सैंड और ग्रेवल के लिए वो क्या होगा 1 से 3 के बीच में होगा, और यही वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए बात करेगा तो CU 6 से ज़्यादा होना चाहिए, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात करेगा तो CC कितना होना चाहिए, 4 से ज़्यादा होना चाहिए। ये सैंड के लिए, एक ग्रेवल के लिए, और वेल ग्रेडेड आगे आराम से लगा देना। चलो एक और क्वेश्चन देखो, अभी वो क्वेश्चन में वहाँ पर डील कर रहा था तो बताया जो सीसी था वो D30 का स्क्वायर और D60 इंटू D10 के बराबर था, तो मैं वहाँ बताया था कि जो D10 होता है वो इफेक्टिव साइज होता है, तो यही पे पूछा इफेक्टिव साइज क्या होता है, तो D10 क्या होता है, मेरा इफेक्टिव साइज होता है। अभी क्वेश्चन देखो भैया क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट CU की वैल्यू पूछ रहा है, तो CU की वैल्यू तुमको पता है ना भाई, D60/D10 होता है। अब इसमें तुम मिला लो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, चेक करके लगा लेना है ऑप्शन अपना। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ gradation and the coefficient of uniformity of a given soil sample is 1 and 4 respectively. The ratio of effective size of the diameter which 30% of the total mass। अच्छा ये बोल रहा है भैया हमको कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो ये हमको फार्मूला पता है D30 का स्क्वायर D60/D10, और इसकी पूरी वैल्यू मेरे को 1 दी हुई है, ठीक है ना। अब मेरे को पता है जो कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडियंट है यूनिफॉर्मिटी के लिए कितना दिया है, वो पूरी वैल्यू मेरे को 1 और 4 दी है, ठीक है। तो अब एक चीज़ हमको यहाँ पे एक बताओ, ये समझो क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 1 दी है, इसकी वैल्यू 4 दी है। अब मेरे को इन दोनों के बीच में क्या पूछ रहा था, अच्छा रेशियो पूछ रहा था, तो रेशियो यहाँ पे आ जाएगा भाई 0.5, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे किस में दिया हुआ है, अभी भी नहीं आया आंसर। अच्छा क्या पूछ रहा है, D60 द गिवन आंसर अकॉर्डिंग, अच्छा उसका इन्वर्स करके दे दिया है, क्योंकि वहाँ पे आंसर जो है 0.5 नहीं दिया, तो अगर इस वैल्यू को इन्वर्स कर दिया 1/2 को इन्वर्स कर दिया है तो ये वैल्यू 2 बन जा रही है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। चलो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। भैया जितना ज़्यादा पार्टिकल का साइज छोटा उतना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया बड़ा, ठीक है, जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज छोटा उतना ज़्यादा उसका एरिया बड़ा। अब ये चीज़ बताओ, जो क्ले होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से देखो सीक्वेंस ऑर्डर देखो, समझो ध्यान से, पहले सैंड आएगा, फिर सिल्ट आएगा, फिर क्ले आएगा, कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अब कोलाइड जो सबसे छोटा होता है वो 2 ही ऑप्शन में दिया था, एक ऑप्शन नंबर ए और एक ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है, जो सैंड होता है वो क्ले से क्या होता है, बड़ा होता है, तो सैंड यहाँ पे पहले दिया था इसलिए हो गया ए। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सरफेस एरिया, जितनी ज़्यादा पार्टिकल की साइज छोटा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा, ठीक है। वही तो कारण है कि जब सरफेस टेंशन होता है, जो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या है कि वो अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस करके लाता है। भैया ये यहाँ पे और चीज़ समझ लेना, 300 mm से ज़्यादा रहेगा तो उसको बोल्डर बोलेंगे, और 80 से 300 रहेगा तो उसको ग्रेवल कोवल बोलेंगे, और 4.75 से 80 रहेगा तो उसको मैं ग्रेवल बोलने वाला हूँ। और उसके बाद 75 माइक्रोन से 4.75 रहेगा तो उसको मैं सैंड बोलने वाला हूँ। सैंड को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जो कि 0.425 से 75 माइक्रोन रहेगा तो फाइन सैंड बोलूँगा, 0.4
2.5 से 2 mm रहेगा तो उसको मीडियम सैंड बोलूँगा, और 2 mm से लेकर 4.75 mm रहेगा तो कोर्स सैंड बोलूँगा, और 2 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन रहेगा तो उसको सिल्ट बोलूँगा, और लेस देन 2 माइक्रॉन रहेगा तो उसको मैं क्ले बोलूँगा। एक क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछता रहता है साइज देकर। अब ये भैया देखो क्वेश्चन है, बीच ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है D30 का स्क्वायर और D10 D60 इंटू D10 होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लो, मिला लो कौन दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में तुमको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर D60 दे दिया, यहाँ D30, खत्म कहानी इसका। चलो अभी वहाँ भैया देखो क्या कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर वेल ग्रेडेड सॉइल। जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है, चाहे वेल ग्रेडेड सॉइल हो या चाहे वेल ग्रेडेड सैंड हो, उन दोनों के लिए क्या होगा वैल्यू, 1 से हमेशा 3 के बीच में ही रहना चाहिए। देखो यहाँ पे दिखा है, वेल ग्रेडेड सैंड या ग्रेवल के लिए दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से 3 के बीच में रहना चाहिए सीसी की। अगर यही मेरे पास सैंड की बात करेगा तो ग्रेटर देन 6 हो जाएगा सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू अगर ग्रेवल की बात करेगा तो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है ना। जो सी होता है उसका फॉर्मूला होता है D60/D10 होता है, ठीक है ना। जो D10 क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव साइज है, जो कि क्वेश्चन पहले पूछा था। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड सैंड। जो वेल ग्रेडेड सैंड होता है, अभी मैं बताता हूँ, जो क्या होता है ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। अगर यही वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात करता तो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए था, ठीक है ना। बस इस कहानी में क्या, सॉइल के क्लासिफिकेशन में 2 फॉर्मूले याद रखेंगे, कौन चीज़ क्या है, बस उसी पे कहानी ख़त्म हो जाती है इसकी। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे यार, ऑन ए ग्रेडिंग कर्व ऑफ द गैप ग्रेडिंग इज द रिप्रेजेंट। जो गैप ग्रेडिंग होता है भैया उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से करते हैं। कभी भी कोई ग्रेडिंग मैं कर रहा हूँ, उसमें अगर कोई पार्टिकुलर साइज मिसिंग है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, गैप ग्रेडिंग, और गैप ग्रेडिंग को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक और क्वेश्चन देखो यार, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन द सॉइल क्लासिफाइज इनटू। जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने टाइम में किया गया भैया, वो 18 ग्रुप में किया गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में आपको लग जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यार, यहाँ पे टफनेस इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज द रेशियो। भैया जो टफनेस इंडेक्स होता है वो क्या होता है, तो भैया ये होता है प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। ये पिछले चैप्टर में इस पर बढ़िया से बात किया था, यहाँ पे बस आया तो डायरेक्ट बता दिया। जो टफनेस इंडेक्स होता है वो प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यार, द वाटर कंटेंट एट विच चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट इज नोन एज। भैया वो क्या कह रहा है, लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में चेंज हो रहा है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, लिक्विड लिमिट बोलता हूँ। क्योंकि जब मैं चार्ट खींचता हूँ, प्लास्टिसिटी चार्ट खींचता हूँ, तो आपको ये चीज़ पता होगा, ये सॉलिड होगा, ये सेमी सॉलिड होगा, ये प्लास्टिक होगा, ये लिक्विड होगा। अभी बोल रहा है कि लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक लिमिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड लिमिट होता है, यहाँ पर प्लास्टिक लिमिट होता है, यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट होता है। तो वही बात बोल रहा है कि जो लिक्विड लिमिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, मैं आपको बता दिया वैसे क्या होता है। भैया बोल रहा था डायमीटर ऑफ द सीव यूज फॉर द फाइंडिंग लिक्विड लिमिट। जो फाइंडिंग लिक्विड लिमिट करते हैं भैया, उसके लिए हमको जो माइक्रोन चाहिए वो 425 माइक्रोन का सीव चाहिए, 4 to 5 माइक्रोन का मेरे को सीव चाहिए, ठीक है ना, जो डायमीटर होता है उसका। एक और क्वेश्चन देखो यार, सॉइल कैन नॉट बी अचीव प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। जो प्लास्टिक स्टेट है वो कौन सा स्टेट है, नहीं कर पाता। तो वो जो होता है कोर्स ग्रेन होता है भाई, वो क्या करता है, वो प्लास्टिक स्टेट को अचीव नहीं कर पाता है। एक और क्वेश्चन देखो, द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय। जो ओरिजिनली डेवलप किए थे क्लासिफाइड जो, तो उसको कौन किए थे, कैसे ग्रांडे किए थे। और कैसे ग्रांडे जो होता है लिक्विड लिमिट निकालने के लिए काम में आता है, ठीक है ना।
एक और क्वेश्चन देखिए भैया, द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। अभी देखो एक क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, वहाँ पे पूछा था कि टफनेस इंडेक्स क्या होता है, तो हम आपको वहाँ पे बताए थे कि जो प्लास्टिक इंडेक्स होता है वो फ्लो इंडेक्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे कह दिया प्लास्टिक इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो उसको क्या बोलता हूँ, तो टफनेस इंडेक्स बोलता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखो यार यहाँ पे, द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल सैचुरेटेड विद द वाटर टू दैट द ड्राई स्टेट इज नोन है। तो उसको मैं भैया क्या बोलता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग बोलता हूँ। वो क्या कर रहा है, सैचुरेटेड स्टेट से ड्राई स्टेट में परिवर्तन हो जा रहा है, मतलब भीगे से सूखा में परिवर्तन हो जा रहा है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग बोलता हूँ। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल सैचुरेटेड विद द टू दैट वाटर ड्राई स्टेट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग बोलते हैं उसको। दोनों का जो रेशियो होता है भैया सॉफ्टनिंग होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मेरे को एक कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालने की बात करता है, तो लॉस इन वेट डिवाइड बाई, ऐसे करो इसको, एक मिनट समझाता हूँ। देखो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की जब भी बात करेगा, एक क्वेश्चन पूछता है इसलिए यहाँ पर रुक के बता रहे हैं। ठीक है, 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइड बाई 3, ठीक है ना, जो कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की बात करेगा तो लॉस एंड वेट इन ग्राम, जैसे मान लो 23 ग्राम दिया है और 20 ग्राम दिया है, तो इसमें लॉस कितना हो जाएगा, 3 ग्राम लॉस हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक आएगा, और 20 में से जब एक घटाऊंगा तो टोटल कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी, उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। और जो कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग होता है, ये आपको क्या बता रहा है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल विथ सैचुरेटेड वाटर है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ इन ड्राई स्टेट, मतलब जो सैचुरेटेड स्ट्रेंथ है और जो ड्राई स्ट्रेंथ है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो क्या बताता है, कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग बताता है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यार, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द क्लास कंसिस्टेंसी लिमिट करस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इज लिक्विड स्टेट। जो भैया लिक्विड स्टेट होता है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ लिक्विड लिमिट। नाम से ही पता चल रहा है यार लिक्विड लिमिट है, तो क्या बोलेंगे, जैसे मैं प्लास्टिसिटी चार्ट अगर यहाँ पर ड्रा करूँ तो यहाँ पे हमको 3 चीज़ मिलेगा, एक सॉलिड मिलेगा, एक सेमी सॉलिड मिलेगा, एक प्लास्टिक मिलेगा, एक लिक्विड लिमिट मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट होता है, यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट होता है, यहाँ पे लिक्विड लिमिट होता है। तो लिक्विड स्टेट की बात कर रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट लिमिट हो जाएगा। और यहाँ पे बोल देगा वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड श्रिंकेज लिमिट, क्योंकि यहाँ से कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ए सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू लेबोरेटरी सीव एनालिसिस यूजिंग ए कॉम्पैक्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड IS सीव आउट ऑफ 3 kg ऑफ द सॉइल यूज्ड टेस्टेड 1200 ग्राम वाज रिटन ऑन द IS 600 माइक्रॉन सीव। भैया जो 1200 ग्राम था वो IS 600 पे क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, आगे पढ़ो, एंड 1500 ग्राम रिटर्न एंड IS 500 माइक्रॉन सीव। ठीक है, एंड द रिमेनिंग 300 ग्राम रिटर्न ऑन IS 4 to 5 माइक्रॉन। जो रिमेनिंग भैया 300 ग्राम बचा था वो किस पे रिटर्न हो गया, वो 425 माइक्रॉन के सीव पे रिटर्न हो गया। तो इसमें क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सॉइल बताना है। जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सॉइल होगा वो कितना होगा भैया, 600 पे कितना रिटर्न किया और 500 पे कितना रिटर्न किया, दोनों का रेशियो लेंगे तो 1.2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन कहानी इसका बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं, अगर किसी को देखना है जो और लिखा है पूरा कहानी यहाँ पे एक चार्ट में दिखा दिया है। जो कि 600 माइक्रॉन था तो उसमें रिटर्न कितना हुआ 1200, परसेंटेज रिटर्न कितना हो गया 40%, कैलकुलेटेड रिटर्न कितना हो गया इतना, और फाइनल कितना हो गया 100 में से 40 घटाए तो 60 हो गया। ठीक है, अगर 500 के माइक्रॉन पर देखें तो रिटर्न कितना हुआ 1500 ग्राम, और इसका परसेंटेज निकला 50, और कैलकुलेटिव परसेंटेज जो हुआ कितना हुआ 90, 40 और 50 को यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है ना, और यहाँ पे जो फाइनल निकला 100 माइनस 90 करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे 425 माइक्रॉन पे 300 ग्राम रिटर्न हुआ, और जो कॉम्युलेटिव हुआ
रिटेन वो 10% हुआ, और जो यहाँ पे कॉम्युलेटिव हुआ 40, 50 और 10 तीनों को जोड़ दिया तो 100, और जो फाइनल हुआ वो क्या हुआ 100 माइनस 100 बराबर 0 हो गया। तो यही चीज़ हमको निकल के आया कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होता है D60/D10 होता है, जिसको हम यहाँ पे 600/500 किए तो हमारा वैल्यू कितना आया 1.2 आया। उम्मीद करता हूँ अब बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया था। चलो भाई क्वेश्चन तो ये हो गया, एक और क्वेश्चन देखो यार यहाँ क्या बोल रहा है। If the D10, D30 and D60 represent the particle size in the millimeter, then the correct expression for the coefficient of curvature। भैया जब मैं ही कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यहाँ पे देख लिया तो आगे नहीं बढ़ूंगा, यहाँ पर CC लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा D30 का स्क्वायर और नीचे लिखूंगा D60 इंटू D10। ठीक है, इन दोनों का जो भी देख लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। हाई तो होगा नहीं क्योंकि सी यू की वैल्यू होती है, ये तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ D60 का स्क्वायर दिया है, ये वैसे नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचेगा ले देके, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है जिंदगी में। चलो एक मिनट थोड़ा सा लेने दो। हाँ, if the liquid limit and plastic limit of the clay material is 45% and 25% respectively, what is the activity of the clay material if 20% by weight of the particle size less than 2 micron। अच्छा भैया, तो एक्टिविटी के लिए जो फार्मूला होता है भैया, प्लास्टिक इंडेक्स जो होता है और परसेंटेज ऑफ फाइनर होता है जो लेस देन 2 माइक्रॉन। तो वो कितना दिया भैया, हमको पहले यहाँ से प्लास्टिक लिमिट निकाल लेंगे। प्लास्टिक इंडेक्स में क्या करता है, लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक लिमिट करेंगे। ये दिया है 45 और ये दिया है 20, इन दोनों को घटाऊंगा तो वैल्यू आ जाएगी 25। तो ये दिया है, ये आ जाएगा मेरे पास 20, और 2 माइक्रॉन के लिए कितना दिया है 20%, यानी कि मेरे को 20/20 कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, जो कि मेरी एक्टिविटी होगी। ठीक है ना, एक्टिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। किसको किसको आया समझ में, या किसको किसको नहीं आया यहीं पे बताया, तुरंत उसको सॉल्व कर दिया जाए। देखो क्या बोलता है, एक्टिविटी ऑफ क्ले की बात करता है तो प्लास्टिक इंडेक्स, तो प्लास्टिक इंडेक्स IP होता है वो WL माइनस WP होता है। WL क्या है, लिक्विड लिमिट है, WP क्या है, प्लास्टिक लिमिट है। 45 दिया था, 25 दिया था, दोनों को घटाया तो 20 आ गया। और यहाँ पे दिया है एक्टिविटी ऑफ द क्ले मटेरियल 20%, ये भी आ गया 20% और यहाँ पे भी 20% हो गया, दोनों का रेशियो लिए तो क्या पे आ जाएगा 1 जो है क्या है वही एक्टिविटी है। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर तुम लोग इजाज़त दो तो पानी पी लें भाई, तुम लोग तो शेयर करोगे नहीं वीडियो। कितने लोगों को लगता है कि वीडियो में बहुत क्लियरिटी रहती है समझाने में, और कितने लोग को लगता है नहीं यार बस ऐसे टाइम पास चल रहा है। तो चलो यार जैसा होगा बताना क्या करना है। चलो, एक्टिविटी ऑफ द सॉइल इज द रेशियो ऑफ द प्लास्टिक इंडेक्स। तो भाई वही तो है जो अभी एक्टिविटी हम देखे हैं, वो क्या है, प्लास्टिक इंडेक्स टू परसेंटेज बाय वेट ऑफ द क्ले फ्रैक्शन। भैया वही तो बात बोल रहा है यार। चलो फिर यहाँ पे लेके आता हूँ, जो एक्टिविटी है वही तो है प्लास्टिक इंडेक्स, रेशियो कितना है, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल लेस देन 0.002 mm और 2 माइक्रॉन। तो वही क्या है, परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल की तो बात कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है, परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ क्ले फ्रैक्शन। ठीक है, जो प्लास्टिक इंडेक्स है डिवाइड बाय परसेंटेज बाय वेट ऑफ क्ले फ्रैक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी आल्सो डिनोट एज ए। चलो भाई देख लो यहाँ पे। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ सॉइल क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI बोलो या IP, या तो PI पूरा बोलो या तो यहाँ I बड़ा लिखो P छोटा लिखो। ठीक है, मतलब एक ही निकलता है उसका। लिक्विड लिमिट को WL भी लिख सकते हो, प्लास्टिक लिमिट को WP भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। भैया 24 अगस्त को रामलीला मैदान में जो भी हुआ था घटना, उस सब पे हमें वीडियो बना दी है, जाके आप देख सकते हैं। सर्वे में पूरा 10 चैप्टर करा दिया गया, पूरे सर्वे को बेहतरीन तरीके से कवर करा दिया गया, जिसमें भी सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है। भैया 130वां संशोधन बिल के बारे में मैं डिस्कस कर दिया हूँ, इसी चैनल पर पढ़ा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का 1 शॉट भैया इसी चैनल पे पढ़ चुका है, 396 क्वेश्चन है, जाके चेकआउट कर सकते हैं।
आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझो भैया क्या है। द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लास्टिक इंडेक्स एंड द परसेंटेज बाई वेट ऑफ द क्ले मिनरल फाइनर देन 2 माइक्रॉन प्रेजेंट द सॉइल वेयर डन फॉर 2 सॉइल सैंपल ए एंड बी एंड द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ द क्ले साइज पार्टिकल फॉर द सैंपल ए एंड बी आर गिवन इन द टेबल। भैया एक चीज़ समझना पड़ेगा तुमको, इसमें दो कहानी दिया होता है, 0.75 से 1.25 और ग्रेटर देन 1.25, ठीक है, हाई लेस देन, ठीक है ना। अब ये क्या है सब, ये एक्टिविटी है, ठीक है, हाई नॉर्मल है, इनएक्टिव है और हाई क्या है, एक्टिव है, ठीक है ना। ये 3 तो कंडीशन दिया रहता है। अब यही पूछ रहा है सिंपल ए क्या है, सिंपल बी क्या है। तो सिंपल ए जो है भैया तुम्हारा लेस देन कितना है, लेस देन कितना है 75 है, तो बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी तुम्हारा हो जाएगा नॉर्मल और तुम्हारा ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुमको यहाँ पे पूरा चार्ट दिया होगा, ध्यान से देखो, ए क्या हो जाएगा इनएक्टिव, बी क्या हो जाएगा एक्टिव। यहाँ पे देखो जो अभी मैं वैल्यू वहाँ पे लिख के बताया हूँ, जो एक्टिविटी होता है अगर वो 0.75 है तो उसको इनएक्टिव बोलते हैं, अगर पॉइंट सॉरी तबीयत खराब है यार, थोड़ा लेक्चर लेने में दिक्कत हो रहा है। चलो समझना इसको, चलो ठीक है समझो। जो एक्टिविटी होता है वो 0.75 रहेगा तो उसको इनएक्टिव बोलेंगे, अगर यही 0.75 से 1.25 रहेगा तो इसको नॉर्मल बोलेंगे, और ग्रेटर देन 1.25 रहेगा तो उसको एक्टिव बोलेंगे। इतना चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं। तो अब यही चीज़ यहाँ पे वैल्यू दिया था तो ये पूछ रहा था कौन सी क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से ए तुम देखो, ए जो है इनएक्टिव कंडीशन में आ रहा है और जो बी तुम्हारा आ रहा है वो एक्टिव कंडीशन में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो बी क्या है, ग्रेटर देन 1.25 है तो ए एक्टिव हो जाएगा, और ए लेस देन 25 है तो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखो। तो ए वैल्यू क्या है तुम्हारी इनएक्टिव है, ए वैल्यू क्या तुम्हारी एक्टिव है, और बीच में अगर ये 7.5 से 1.25 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो ये क्या बोल रहा है, ए सॉइल सैंपल इज टेस्टेड फॉर द प्लास्टिक इंडेक्स एंड द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ द प्लास्टिक इज इतना द केस सच दैट द सॉइल डिस्क्राइब। तो भैया इसको मैं क्या बोलता हूँ, मीडियम प्लास्टिक बोलता हूँ। कैसे बोलता हूँ, ए लाइन का इक्वेशन आपको पता होगा, जो ए लाइन होता है वो क्या होता है 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट -20, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे ए लाइन क्या दिया है, लिक्विड लिमिट कितना दिया है, प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू हमको दिया है 21, और लिक्विड लिमिट की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा 48.76। अब मैं आपको एक चीज़ बताया हूँ, जब 35 से वैल्यू कम रहेगा तो लो होगा, और 35 से 50 रहेगा तो मीडियम होगा, और 50 से ज़्यादा होगा तो हाई होगा। तो 48.76 जो है वो 50 से वैल्यू कम है तो वो क्या हो जा रहा है, मीडियम प्लास्टिक हो जा रहा है। अब उस बात का वैल्यू समझ में आया कि नहीं जो मैं बता रहा था भैया, जो 35 था, 35 से 50 था और ग्रेटर देन 50 था, ठीक है ना। अगर 35 से वैल्यू कम है तो वो लो क्ले हो जाएगा, लो सिल्ट हो जाएगा, लो ग्रेवल हो जाएगा, लो सैंड हो जाएगा। अगर 35 से 50 के बीच में है तो लो इंटरमीडिएट सैंड हो जाएगा, इंटरमीडिएट ग्रेवल हो जाएगा, इंटरमीडिएट सिल्ट हो जाएगा, इंटरमीडिएट क्ले हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 50 है तो क्या हो जाएगा, हाई सैंड हो जाएगा, हाई ग्रेवल हो जाएगा, हाई सिल्ट हो जाएगा, हाई क्ले हो जाएगा। तो ये वैल्यू 48.76 बचा बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये मीडियम हो जाएगा, जो कि मीडियम प्लास्टिक में दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कंडीशन वो सब बता दिया है, कहानी हम आपको अच्छे तरीके से समझा दी, समझ में आ रहा है। हमारी बात को सुन के रखोगे तो 50 तो याद नहीं रख करना पड़ेगा। हम क्या बताते हैं, टू द पॉइंट बताते हैं, एग्जाम में जो हिट करे, समझ रहे हो। हमारे पास 5 लाख सब्सक्राइबर नहीं है कि तुमको हम चूतिया बनाएंगे, हम एकदम बेहतरीन काम बताते हैं। अगर तुमको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है हमको। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ सॉइल कम अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल सिस्टम। भैया सॉइल सिस्टम कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये वैल्यू आपको बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब इसी पे बड़ा कोचिंग वाला क्या करेगा, 2 मिनट का टाइम लेगा, एक बार पहले पढ़ेगा फिर तुमको 30 सेकंड का टाइम देगा, एक बार पहले पढ़ेगा 30 सेकंड का टाइम देगा, माहौल बनाएगा, फिर 18 लगाएगा, जैसे लगा कि जिन निकल गया। समझ रहे हो, जिन नहीं निकालना है भाई, जो तुमको बता दिए हम
ये पूरा 15 मिनट में बताता है। जो 35 से कम रहेगा तो क्या होगा, लो होगा, 35 से 50 रहेगा तो मीडियम होगा, 50 से ज़्यादा रहेगा तो हाई होगा। तुमको यार तनी से सुन के काम निकालना है कि बैठ के पीएचडी करना है इसमें। चलो, अब किसी को ज़्यादा दिक्कत हो रहा होगा तो अब यहाँ पे पूरा कहानी दिया गया है, पूरा कहानी आप देख सकते हैं, पूरा चार्ट दिया हुआ है। ग्रेवल को जी दिखा रहा है भैया, सैंड को एस, सिल्ट को एम, क्ले को इतना, ऑर्गेनिक को ओ और प्लास्टिक को पी। ठीक है, अब इसमें तुम लोग अपना समझते रहना क्या क्या दिया हुआ है। ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। 35 से 50 वाले पे कहानी नाचता है। ठीक है ना, चार्ट इसलिए प्रोवाइड कर दिए, किसी के पास ये बुक नहीं होगा तो देख लेगा आराम से। फॉर डिटरमाइन द ग्रेन साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज। तो भैया उसको फाइन, जब मेरे को पार्टिकल निकालना रहेगा तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, सीव यूज़ करता हूँ, जो कि क्या होता है 4 to 5 माइक्रोन का सीव हमारे पास होता है, जो डायमीटर होता है। ठीक है ना भैया, यहाँ पे पूछ रहा है ए लाइन। ए लाइन का इक्वेशन अभी आपको बताएं, आईपी जो होता है 0.73, WL जो है वो तुम्हारा लिक्विड लिमिट है, इंटू -20, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर तुम्हारे किस में मिल जाएगा भाई, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखो यार, यहाँ पे क्या करा, एक फाइन ग्रेन द लिक्विड लिमिट इतना है, प्लास्टिक लिमिट इतना है, चार्ट अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन सॉइल रिप्रेजेंट द विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर सिंबल। तो भैया जो ग्रेटर देन 50 है, तो ग्रेटर देन 50 होता है तो क्या हो जाएगा, हाई कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है ना, या हाई क्ले बोल सकते हो इसको। जो पहला क्वेश्चन हम किए थे, दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में, वही क्वेश्चन का ये रिपीटेशन था। सॉइल विथ द पार्टिकल साइज लेस देन द कॉल्ड फाइन ग्रेड। तो भैया जो 75 माइक्रोन सीव है, अगर इसको mm में लिखो तो 0.075 mm से छोटा रहेगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा, फाइन ग्रेन सॉइल बोलूँगा। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा भाई, इस सॉइल है द लिक्विड लिमिट इतना, प्लास्टिक लिमिट इतना, द परसेंटेज पासिंग थ्रू ए 4.7 mm सीव इज द 60 mm, द परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन द सीव इज द 45%, द सॉइल मैकेनिक इज द फॉल। तो भैया यहाँ पर देखो पूरा कहानी दिया हुआ, जो IP होगा 0.73, WL -20। ठीक है, अब इसको तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो 0.73 हो जाएगा, और WL की वैल्यू 40 है, इसमें 20 घटाएंगे तो A हो जाएगा 20 और A हो जाएगा 73, और 73 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 146, मतलब 14.6, और ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 10 है। तो जब ग्रेटर देन 10 है तो उसको क्या बोलूँगा, सिल्टी ग्रेवल बोलूँगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देख लो मेजर परसेंटेज इन ग्रेवल है तो क्या बोलूँगा उसको, सिल्टी ग्रेवल बोलूँगा। चलो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द सॉइल कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल पासिंग थ्रू द 4.7 mm आई सीव रिटेन ऑन द 75 माइक्रोन सीव इज कॉल्ड। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भैया, वो 4.75 से पास कर दे रहा है और इससे क्या हो जा रहा है, 75 माइक्रोन पर रिटर्न हो जा रहा है, तो क्या होता है, सैंड होता है। ठीक है ना, वैसे भी यहाँ पे देखो कोबल हो नहीं सकता, मड हो नहीं सकता, रेडिजिड हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बना, जो कि एग्जांपल हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्ले के लिए दिया है लेस देन 2 माइक्रोन बोलो या 0.002 mm बोलो, सिल्ट के लिए देखो 0.002 से 0.075 होता है, और सैंड के लिए बात करो तो 0.075 से 4.75 होता है, और ग्रेवल की बात करो तो 4.75 से 75 माइक्रोन होता है। ठीक है ना भैया, ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 2, जो कि सॉइल का क्लासिफिकेशन था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। भैया इंट्रोडक्शन ऑफ RCC पढ़ा हुआ है, जो कि 2.5 घंटे की वीडियो, जाके चेकआउट करो, ना मज़ा आए तो बताना। हम भाई इसी तरह पढ़ाते हैं, क्या है कि हम एक स्टूडेंट की भाषा में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, कि की पॉइंट तुम एग्जाम का पकड़ो और बताओ, ये नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़े 30 सेकंड का टाइम बर्बाद किया तब तुमको आंसर बताया। तो इस तरह से ये वीडियो 30 जो 40 क्वेश्चन है 1 घंटे का नहीं 4 घंटे का हो जाएगा। तो समझा करो बात, कॉम्प्रेस देता हूँ, वैल्यू समझा करो, सिविल इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंटों के साथ शेयर किया करो। लेकिन तुम क्यों करोगे, क्योंकि हम आगे बढ़ जाएंगे ना, तो मत करना शेयर इसको। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन की 1 शॉट पड़ी हुई है, जाके चेकआउट करो। किसी को शॉर्ट नोट्स चाहिए तो शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है सभी सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट की कीमत 21 की है, और पूरे सिविल इंजीनियरिंग की नोट लेना चाहता है तो 149 की है। ठीक है ना, RCC की अवेलेबल है भैया, हाइड्रोलिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की अवेलेबल है, फिर आपको
मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है हमारे पास, जिसको जो चाहिए वो आराम से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 21 रुपये क्या है, कुछ नहीं है। चाहोगे तो सपोर्ट कर दोगे तो हम पेन टैब ले लेंगे और भी न्यूमेरिकल बेहतरीन तरीके से करा पाएंगे, लेकिन लोगे तभी भाई, मैं कितना इन्वेस्ट करूँगा। हाँ, जिसको समझ में आता, जो बिगिनर होगा, जो छोटा अभी अभी बच्चा नया नया कूदा होगा एग्जामिनेशन में, उसको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और जो भाई तुर्रम खान होगा तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। भाई क्यूआर दिया हुआ है, किसी को सपोर्ट करना है तो क्यूआर स्कैन करके सपोर्ट कर सकता है, या तो मेरे शॉर्ट नोट्स ले सकता है। एक सब्जेक्ट की कीमत 21 की है और पूरे सब्जेक्ट की कीमत 149 है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर सपोर्ट करें और सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंटों के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, धन्यवाद।